माय डियर शिष्य, आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे और बहुत ध्यान से पढ़ते होंगे। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए नया लेकर आऊँ। इसी कड़ी में 9th क्लास के लिए मैं आज इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर लेके आया हूँ, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, निर्धनता एक चुनौती। जैसे ही निर्धनता शब्द सामने आता है तो कुछ अलग ही परिदृश्य दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो निर्धनता का दूसरा स्वरूप दिखाई देता है, शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो दूसरा स्वरूप दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास अपने खेत नहीं हैं, जो दूसरों के खेतों पर जाकर काम करते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट के भट्टे मिलते हैं, वहाँ पर जो बच्चे भी काम करते हुए दिखाई देते हैं या बड़े भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उन पर भी काम कर बच्चे दिखाई देते हैं, या जो चाय की दुकान, ढाबा या जो जनरल मर्चेंट की दुकानें, उन पर भी छोटे छोटे बच्चे जिनको कि सरकार ने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई किसी की मजबूरी होगी तभी काम करता है इस तरह से, इस एज में अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ते हुए, या कूड़ा बीनते हुए बच्चे, या भिक्षा मांगते हुए लोग। हालांकि बहुत सारे भिखारी ऐसे भी होते हैं जिनके अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारा सामान उनके घर में मिलेगा, लेकिन ये अपवाद स्वरूप देखने में आता है। तो ये सारा परिदृश्य दिखाई देता है। निर्धनता, अगर इसको हम लोग इस तरह से लें कि निर्धनता का अर्थ बिना धन के, विदाउट मनी, यानी एक वो स्थिति जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है धन के अभाव में, वो निर्धन है। निर्धनता आय के उस स्तर को कहते हैं जिसमें कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। मूलभूत आवश्यकताएं आजकल रोटी, कपड़ा और मकान, ये सामान्यतः मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिसको यदि व्यक्ति नहीं पूरा कर रहा है इसका मतलब वो निर्धन है, गरीब है। और यही इस चैप्टर में समझाया गया है। इस पीडीएफ के अलावा मैंने कुछ अपने नोट्स आप लोगों को देने का प्रयास किया है। यदि इस नोट्स के माध्यम से पढ़े हम लोग तो हम लोगों का ये जो चैप्टर देखने में तो बहुत बड़ा है, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। इसके अनुसार गांधी जी क्या कहते हैं गरीब के बारे में? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी said that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering. निर्धन की और निर्धनता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोग अभी उन परिभाषाओं में नहीं जाएंगे। अगर 2011-12 की जो डाटा है, अगर उसको हम लोग देखें तो 29.6% जो भारतीय हैं वो गरीब हैं 2011-12 की सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर अब देखेंगे तो ये हमारा जो डाटा है वो चेंज हो गया होगा। तो ये थोड़ा सा इसका परिचय
भारत का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। लगभग 363 मिलियन निर्धन है। निर्धनता का अर्थ क्या हो सकता है? केवल ये नहीं है कि उसके पास धन नहीं है तो वो गरीब है। निर्धनता का एक बहुत ही बड़ा अर्थ होता है। निर्धनता का अर्थ नियमित रोजगार की कमी, स्वच्छ जल और सफाई का अभाव, भूखमरी और आश्रय का न होना, असहायता की भावना के साथ जीना, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, शिक्षा का अभाव, आवास का अभाव, ये सारी चीज़ें निर्धनता के अर्थ में पूरी तरह से आती हैं। अब आखिर वो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है? क्या क्या इंडिकेटर्स हैं उसके, जिसको सूचक कहते हैं हम? तो इंडिकेटर्स को अगर हम आसानी से समझ जाएंगे तो हम उसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ, आखिर ये गरीब है या नहीं। तो आइए देखते हैं निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं। व्यक्ति यदि साक्षर नहीं है तो इसका मतलब वो गरीब है। कहीं कहीं अपवाद हो सकता है कि बहुत अधिक धन होने के बावजूद भी वो साक्षर नहीं हो पाया, यानी उसके साक्षरता का स्तर क्या है, उस साक्षरता के स्तर से हम आकलन करते हैं। दूसरा, ये तो महत्वपूर्ण ही है, महत्वपूर्ण भाग है उसका, जिसके माध्यम से उसको पहचानते हैं हम। आय और उपभोग का स्तर, उस परिवार की आय क्या है, उस परिवार में होने वाला उपभोग का स्तर क्या है। फिर स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, इसको हम अगर कहें कि जीवन स्तर उस परिवार का वो क्या है, वो भी एक सूचक है। उस परिवार में रोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या है, कैसे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, या प्राइवेट में है तो किस स्तर का जॉब है उनके पास, उससे होने वाली आय क्या है, उसका लेवल क्या है। फिर उस परिवार को सुरक्षित पेयजल प्राप्त होता है क्या, है ना। फिर स्वच्छता का स्तर क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में यदि लगातार कमी आती जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति को जितनी उसको डाइट मिलनी चाहिए या जितनी उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, जितने कैलोरी मिलनी चाहिए उसको ऊर्जा, वो नहीं मिल पा रही है। इट मीन्स वो निर्धन है। और हमने शिक्षा के स्तर को देखा ही है। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जिसके माध्यम से हम पहचानते हैं कि वो निर्धन है या नहीं। सामान्य रूप से ये तय किया गया है कि भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उनको डाइट मिल रही है कि नहीं, ठीक है ना। और ऐसे ही शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति गरीब है या अमीर है। उसका रहन सहन, उसकी जीवन शैली,
उसके कपड़े कैसे हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसके घर में घर की क्या स्थिति है, अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो धन का प्रभाव है वो भी दिखता है, और धन का अभाव भी तुरंत दिखाई देता है। धन का प्रभाव जहाँ पर होगा तो वहाँ पर हर चीज़ आपको अच्छी दिखाई देगी, और धन का अभाव जहाँ पर होगा वहाँ पर तुरंत पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई, यहाँ पर धन की कमी है। धन का प्रभाव होने पर शैक्षिक क्षेत्र से हम लोग चूँकि जुड़े हुए हैं, तो ध्यान में आता है कि कई बार बहुत अच्छा छात्र जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन धन के अभाव के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जबकि दूसरी तरफ देखने में आता है कि एक औसत छात्र और धन के प्रभाव के कारण वो बहुत आगे निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं व्यक्ति के जीवन को। 2011-12 में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया, तो आय के आधार पर किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 816 रुपये 816 रुपीज़ पर मंथ यदि किसी व्यक्ति की आय है, और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपीज़ पर मंथ यदि है, तो इससे नीचे है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे है, इससे ऊपर है तो वो निर्धनता रेखा के ऊपर है। एक अब ध्यान में आता है कि भाई, ये जो निर्धनता रेखा है, यह कोई निर्धन है या नहीं, ये आखिर कौन तय करेगा, यानी इसका आकलन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी। सामान्य रूप से जो निर्धनता का जो कैलकुलेशन किया जाता है, आकलन किया जाता है, सामान्य विधि है कि उस परिवार की आय क्या है, या उस परिवार के उपभोग की स्थिति क्या है, किस तरह की सुविधाएं हैं उस परिवार में, और उस परिवार के लोग किस प्रकार की सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, तो उससे ही पता चलता है। लेकिन कुछ इसके मानक तय किए गए हैं जिसके आधार पे ये तय होता है कि निर्धनता का आकलन। आते हैं हम लोग इसी पर, इसकी गणना, इसका कैलकुलेशन। दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है कैलोरी के आधार पे, जिसके भी चर्चा कर रहे थे हम, और दूसरा है मौद्रिक व्यय के आधार पर। कैलोरी के आधार पर कैसे करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। यदि ये इससे नीचे मिल रहा है तो वो निर्धन है, नहीं तो अपना निर्धन नहीं है वो। दूसरा मौद्रिक व्यय के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र में 673 रुपये पर मंथ, शहरी क्षेत्र में 860 रुपये पर मंथ। इसको 11-12 के अनुसार चेंज किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो 673 रुपये 673 मैंने लिखा है, इसको 816 कर लेंगे, और जो शहरी क्षेत्र में है वो 1000
पर मंथ कर लेंगे। दो 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार जिसकी आय 3,165 पर मंथ से कम है, वो निर्धनता रेखा के नीचे होगा। ये अवधारणा 2011-12 में बदली। उसमें ये तय हुआ कि यदि उसकी आय लगभग 4,080 रुपये प्रति माह से कम है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे आएगा। इसी तरह से तो इस तरह से समय समय पर जो आकलन किया जाता है उसके अनुसार ये बदलती रहती है। जैसे 2009-10 में 3,165 थी, ये 2011-12 में 4,080 रुपये हो गई। ये आकलन सर्वेक्षण करने का काम प्रति 5 वर्ष के बीच किया जाता है और यह सर्वेक्षण NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया जाता है, जिसको कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके द्वारा ये सर्वे किया जाता है। ये घटती बढ़ती भी रहती है। जैसे 2009-10 में गरीबी में 30% गिरावट आई, आगे और इसमें गिरावट आई है। दो 2011-12 में यह और इसमें गिरावट आई, निर्धनता रेखा का अनुपात जो है, और ये 22% हो गया है। अब जो अगला हमारा जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके अनुसार जो भी डाटा आएगा वो आप लोगों को बताया जाएगा आगे चल के। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आगे आने वाला जो डाटा होगा वो 20% से नीचे निश्चित रूप से होगा। अब इसके अंतर्गत वो कौन से समूह हैं जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं? तो इसमें 2 ही समूह आते हैं जिसको असुरक्षित समूह माना जाता है। एक है अनुसूचित जाति, दूसरा है अनुसूचित जनजाति। उसका कारण है कि स्वतंत्रता से पूर्व इन समूहों पर या इन समूहों के स्तर को ऊंचा उठाने पर जो अपने यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको किसी भी तरह का उसने ध्यान नहीं दिया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात संविधान का निर्माण हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। उस समय से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इन समूहों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए। क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, उस कारणों में जाना ठीक नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि स्वतंत्रता से पूर्व इन समूहों के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं किया गया, जिस कारण से लगातार पीछे चलते चले गए और इनके अंदर एक असुरक्षा की भावना जागृत हुई। आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार हैं। वैसे तो जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का एक समूह है लगभग 22% है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 43% लोग, नगरीय क्षेत्रों में 34%, अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% जो अनियमित
कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्र में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। ये सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूह भी रहे हैं। इस जो असुरक्षित समूह है उसमें यदि कुछ संदर्भ लिए जाएं तो उसमें महिला, वृद्ध लोग और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया गया है, तो ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। अगर अपने देश में देखा जाए तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने राज्यों से गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग समय में अपने स्तर पर प्रयास किए। वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, उनका उपयोग, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का व्यापार, ये सारी चीज़ें, वहाँ की शिक्षा का स्तर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस राज्य की निर्धनता को दूर करने का या उसके दर में इतना अंतर, वेरिएशन होने का कारण। दो 2011-12 में भारत में जो निर्धनता का अनुपात है वो 22%, ठीक है। और कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इनका अनुपात जो राष्ट्रीय अनुपात है इससे भी ज़्यादा है। और सबसे अधिक जो निर्धनता प्रतिशत है वो बिहार की है, उसके बाद उड़ीसा की। बिहार में लगभग 33.7%, ये 2011-12 की जनगणना के अनुसार है, और उड़ीसा की 32.6%। तो इस तरह से उसके बाद बाकी सारे राज्य हैं। और इनकी तुलना अगर हम कुछ राज्यों से करें, जैसे केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो इन राज्यों में, पश्चिम बंगाल है, इनमें निर्धनता में जो रेट है वो बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। निर्धनता का वैश्विक परिदृश्य क्या है? आखिर वैश्विक आधार पर किसको गरीब माना जाता है, क्या है उसकी स्थिति? तो उसमें देखने में आता है कि जो विश्व बैंक है उसने परिभाषा दी कि प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। कहीं पर तो कुछ एक अलग ही कहा गया, विदेशों में कहा गया है कि जिसके पास अपनी कार नहीं है, ठीक है ना, वो आदमी निर्धन माना जाता है। तो इस दृष्टि से हमारे यहाँ तो संख्या और भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये वहाँ के परिदृश्य के अनुसार है, हमारे यहाँ की स्थिति दूसरी है। (1990) से 2013 आते आते यह प्रतिशत जो है 10.68% हो गया, यानी उसमें कमी आई। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई। और चीन ने अपने आप को, हालांकि वो बहुत ही हमारा पड़ोसी देश है और दुष्ट पड़ोसी है, और आजकल कब युद्ध की स्थिति पैदा हो जाए, युद्ध प्रारंभ हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो कुछ हम वहाँ से सीख सकते हैं, अपने देश की निर्धनता को और तेज़ी से कमी कर ला सकते हैं कि 2013 में आते आते वहाँ पर जो निर्धनता प्रतिशत है
वो कम होते होते 1.9 रह गई। तो ये चीज़ सीखने वाली है। भले ही वो हमारा दुश्मन देश है, लेकिन इससे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं और अपने देश की गरीबी को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। कुछ डाटा है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो रूस जैसा एक शक्तिशाली देश, वहाँ पर निर्धनता नहीं थी, लेकिन 2013 में आते आते वहाँ पर कोई निर्धनता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो वहाँ भी निर्धनता प्रारंभ हो गई है, वहाँ भी लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसको यूएनओ बोलते हैं हम लोग, उसने एक टारगेट लिया है कि 2030 तक पूरे विश्व से गरीबी को हम समाप्त कर देंगे। और वैश्विक दृष्टि से जो परिभाषा तय की गई है कि $1.9 से कम पाने वालों को गरीब कहा जाएगा, तो उसमें हमारा देश भी है। अब आखिर इस गरीबी का कारण क्या है भाई? निर्धनता का कारण क्या है? क्यों एक सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश अब निर्धन देशों की श्रेणी में आ गया? यहाँ तक कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमसे छोटे हैं, वो उनके यहाँ निर्धनता जो दर है वो लगातार कम होती चली गई, और हम उनसे पीछे होते चले गए। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? वो कारण जानने की आवश्यकता है। जब तक हम उन कारणों को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने देश की निर्धनता को दूर नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले आता है औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर केवल एकमात्र उद्देश्य से आए थे, और वो था किसी भी प्रकार से अधिक धन प्राप्त करना। और उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका दुरुपयोग किया। कृषि का विकास नहीं किया। भारत के उद्योग धंधे चौपट हो गए। यानी हर तरह से उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ से किस प्रकार से हम अधिक धन कमा सकें। और हम लोग जानते हैं कि उन्होंने दो तरह से यहाँ से धन कमाया। एक तो यहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया बहुत सस्ते दर पर, और फिर उस कच्चे माल से माल तैयार करके फिर उसी सामान को हमारे देश में काफ़ी ऊंचे रेट पर बेचा। तो ये दोनों तरह से जो दोनों तरफ से जो धन का प्रवाह था वो इंग्लैंड की तरफ होने लगा था। दूसरा है जनसंख्या में उच्च वृद्धि। संसाधन कम, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं कि आखिर आने वाले समय में हम अपनी जो जनसंख्या है उसका नियोजन किस प्रकार से करेंगे। और इन दोनों ही चीज़ों ने अपने देश की जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी दर को धीरे धीरे कम कर दिया। और इसके कारण से धीरे धीरे हमारा जो देश है
लगातार निर्धन होता चला गया और एक कहा जाता ना, एक साइकिल सी बन गई कि जब पहिया चलता रहता है तो उसमें से कोई निकल नहीं सकता। तो वही चीज़ हो गई कि लगातार जनसंख्या बढ़ती चली गई और हमारे देश में शासन करने वाले जो भी सरकार थी, विदेशी थी या जो भी थी, उसने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो एक ये निर्धनता चक्र बनता चला गया। दूसरा है, तीसरा, आय में असमानता। ये एक प्रमुख कारण है लगातार गरीबी के बढ़ने का। संपत्ति का समान वितरण न होना, लोगों की आय में बहुत अधिक गैप होना, ये इसका एक प्रमुख कारण। भूमि और अन्य जो संसाधन हैं उनका भी समान रूप से वितरण न होना। किसी के पास तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत अधिक भूमि है, उसका वो उपयोग नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ही भूमि नहीं है। हालांकि सरकार ने चकबंदी के द्वारा प्रयास किया कि जितने भी हमारे भूमिहीन कृषक हैं उनको भूमि मिल सके, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उन क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी पहल की गई, लेकिन उसका वो ठीक से क्रियान्वयन उसका नहीं हो सका। अगला है अत्यंत ऋणग्रस्तता। अत्यधिक ऋणग्रस्तता क्या है भाई? ये देखिए, एक उदाहरण से समझेंगे हम लोग। मान लीजिए एक किसान है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये उदाहरण। एक किसान है, उसको फसल बोने के लिए पैसे की आवश्यकता है। उसके पास पूंजी नहीं है कि वो बीज खरीद सके, अपने खेत की जुताई करवा सके, अपने खेत में फसल को उचित खाद दे सके, समय पर पानी दे सके। तो इसके लिए उसने क्या किया कि कर्ज लिया उसने। मान लीजिए गांव के ही किसी साहूकार से उसने कर्ज लिया, या मान लीजिए बैंक से ही उसने कर्ज लिया। लेकिन अंत में होता क्या है कि बाढ़ के कारण, सूखे के कारण या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई कि वो फसल ठीक से नहीं हुई, उसकी पैदावार ठीक से नहीं हुई, या फसल बेकार हो गई। अब उसने तो ऋण ले रखा है, उसको टाइम पर देना है। उसने प्लानिंग क्या की थी कि मेरी फसल अच्छी होगी तो इस फसल में से इतना भाग बेचकर मैं ऋण चुका दूंगा और बाकी जो है उससे अपना परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन उसकी फसल ठीक हुई नहीं। अब उसने क्या, फिर उसने अगली बार रिस्क लिया। उसने सोचा चलो इस बार नहीं हुआ ठीक, अगली फसल के लिए ऋण लेते हैं। फिर उसने अगली फसल के लिए ऋण ले लिया। अब फिर वो स्थिति हो गई, तो ऋण के बाद ऋण, और वो उस जाल में फंसता चला गया। हम लोग अगर इतिहास उठाकर देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र में सेठ साहूकार लोग होते थे, वो निरक्षर जो कृषक थे, कृषि करने वाले लोग, किसान थे, उनसे एक सादे कागज़ पर अंगूठा लगवा लेते थे और बाद में अपने हिसाब से कुछ भी लिख लेते थे कि मैंने अपना सारा जो खेत है वो गिरवी रख दिया है, घर गिरवी रख दिया है। और जब वो उसको नहीं चुका पाता था तो क्या करते थे, उसको उसके खेत से, मकान से बेदखल कर देते थे। तो ये एक कर्ज का जाल, जिससे कि जो किसान है वो नहीं निकल पाता है। ये भी एक निर्धनता का प्रमुख कारण। इसके अलावा एक कुछ अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं, आर्थिक कारक भी हैं। आजकल देखने में आता है कि लोगों में
दिखावा करने की बहुत अधिक आदत पड़ गई है। चलिए मैं मानता हूँ जिसके पास धन है वो दिखावा कर रहा है, कोई बात नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जिसके पास धन नहीं है फिर भी वो दिखावा करना चाहता है, समाज में एक अपना अपना स्तर दिखाना चाहता है, स्टेटस सिंबल बनाना चाहता है, वो उसको दिखाने के लिए कर्ज लेता है, फिर उस कर्ज को चुका नहीं पाता है और इस कारण से लगातार वो निर्धनता में डूबता चला जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में, आयोजनों में बहुत सारा ऐसा होता है, पैसा खर्च किया जाता है। हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसी शादी विवाह होते हैं जिसमें कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन लोग करते हैं। यदि वो चाहें तो साधारण ढंग से शादी विवाह को संपन्न करके उस पैसे को किसी क्षेत्र विशेष के गरीबों के पालन पोषण में उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनके स्वभाव में नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जो कि भारत में निर्धनता के कारण हैं। अब इसको दूर करने के भी तो कुछ उपाय होंगे भाई। एक तो व्यक्तिगत उपाय। व्यक्तिगत उपाय में क्या आता है, चलिए आप कुछ सोचिएगा कि आखिर सरकार तो जो करना होता है करेगी, लेकिन हम व्यक्तिगत आधार पर अपने निर्धनता को दूर करने का क्या प्रयास कर सकते हैं। अभी आज मैं एक व्हाट्सएप देख रहा था तो उसमें एक मैसेज आया था कि आईपीएल का मैच चल ही रहा है, आप लोग जानते ही हैं, देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा बहुत या ज़्यादा भी कोई देख रहा होगा। तो उसमें एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो धोनी को देख के बहुत प्रसन्न है, महेंद्र सिंह धोनी को, और उसको प्रणाम कर रहा है। उसका नाम तो ध्यान में नहीं है उस खिलाड़ी का, लेकिन बहुत परिश्रमी, उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही, जो हम लोग निर्धन शब्द का प्रयोग करें वो स्थिति, उसने अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए दुकान पर काम किया और भी कई तरह से काम किया उसने, लेकिन उसके मन में जो भाव था कि नहीं मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, और आज वो अपने परिश्रम के आधार पर वो उस मैदान में खड़ा था जहाँ पर कि महेंद्र सिंह धोनी थे, उसको बहुत अच्छा लगा वो मैंने देखा। तो ये व्यक्तिगत उपाय है कि हम अपने परिश्रम को ना छोड़ें, अपने मेहनत को ना छोड़ें। हमें ये ध्यान में रहे कि नहीं, हमें इस चक्र से निकलना है तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। उसके उपाय अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन उपाय कोई भी हो, लेकिन उसमें परिश्रम की आवश्यकता है। बिना परिश्रम के हम इस कुचक्र से, चक्र नहीं कुचक्र मैं कहता हूँ, इससे नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। तो इस कुचक्र से अपनी जनता को निकालने के लिए अपने देश की सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, उन उपायों के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बाकी डिटेल में भी बातचीत होगी। सबसे पहले सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं और उनके पास रोज़गार नहीं होता है, तो उनको कम से कम 100 दिन का रोज़गार मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई, मनरेगा शॉर्ट में उसको बोला जाता है। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसमें गारंटी दी गई 100 दिन की काम की गारंटी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य होते हैं उसके द्वारा 100 दिन की काम वहाँ के लोगों को दिया जाएगा। इसके अंतर्गत उसमें 1/3 महिलाओं को सुरक्षित किया गया, महिलाओं के लिए रोज़गार को सुरक्षित किया गया है। और फिर अलग अलग तरह के परसेंटेज, अनुसूचित जाति कितने लोग रहेंगे, कितने प्रतिशत रहेंगे, अनुसूचित जनजाति कितने प्रतिशत रहेंगे, वो अलग। लेकिन इस मनरेगा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को
100 दिन का रोजगार देने का सरकार के द्वारा उपाय है, पहला उपाय। दूसरा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। इसके अंतर्गत जो भी एप्लीकेंट होगा, जो आवेदन करेगा रोजगार के लिए, उसको 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और यदि नहीं कराया गया सरकार के द्वारा तो वो दैनिक बेरोजगारी जो भत्ता होता है उसका पाने का अधिकारी होगा। ये राज्यों के द्वारा भी किया जाता है और केंद्र के द्वारा भी। अगला है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, NFWP। इसको 2004 में प्रारंभ किया गया और देश के जो सबसे पिछड़े 150 जिले थे उनमें इनको लागू किया गया। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है। और अगला है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसको 1993 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं उनको स्वरोजगार प्राप्त हो सके, सृजित कर सकें, और इसके अंतर्गत उनको अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार के द्वारा सहायता दी गई, सब्सिडी पर उनको पैसा दिया गया या संसाधन उपलब्ध कराए गए जिससे कि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। जैसे आजकल स्टार्टअप बहुत अधिक चल रहा है, उसमें कुछ राशि तय की गई है, उतना पैसा दिया जाता है और कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार प्रारंभ कर सकता है। उसका स्वरूप कुछ दूसरा है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको 1995 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भी लगभग मिलता जुलता ही है, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी के संयोजन निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। यानी सहायता समूहों को प्रारंभ करना, उनके लिए ऋण की व्यवस्था करना, उस सहायता समूह में जो है उनको ऋण प्रदान करना और उस ऋण के माध्यम से छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं, उससे वो अपना कार्य प्रारंभ करें और धीरे धीरे वो उस ऋण को चुकता कर दें। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसको 2000 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिसके माध्यम से वो अपने यहाँ इन सुविधाओं को प्रारंभ कर सकें। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना, हालांकि अगले पाठ में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब है जो निर्धन में भी सबसे अधिक निर्धन हैं उनको इसके अंतर्गत ले आना और धीरे धीरे उनके निर्धनता के स्तर को समाप्त करना। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा ये सारे प्रयास किए गए। वर्तमान में हम लोग ध्यान देते हैं कि एक उज्ज्वला योजना भी सरकार के द्वारा लागू की गई। उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं उनको निःशुल्क में गैस कनेक्शन दिए गए। आप लोगों के ध्यान में भी आता होगा, हो सकता है कि कोई आसपास परिवार भी हो जिनको, और ये योजना जो इसका लक्ष्य रखा गया था समय का भी और उतने गैस कनेक्शन देने का भी,
उस लक्ष्य से भी कहीं आगे निकल चुकी है और इसका लाभ निर्धन परिवारों को पर्याप्त रूप से मिल रहा है। तो ये ध्यान में आता है। और भी बहुत सारे प्रयास किए गए सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ चुनौतियाँ भी हैं और चुनौतियों का सामना करना हम लोगों का काम है। जब तक हम उन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम इस जो अपने देश पर जो कलंक जो निर्धनता का लगा हुआ है इसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आवश्यकता है एक बहुत ही अच्छी योजना बनाने की और उससे अधिक आवश्यकता है उसको ईमानदारी के साथ लागू करने की और उससे भी अधिक आवश्यकता है कि जो अपने देश का सामान्य से सामान्य नागरिक है उस तक वो योजना उसी रूप में पहुंचे, तब तो उसका परिणाम दिखाई देगा, अन्यथा उसका परिणाम हमें दिखाई नहीं देगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और हालांकि इस सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, रोजगार सृजन के अंतर्गत जो कौशल विकास कार्यक्रम है या स्टार्टअप है, इस तरह की प्लानिंग इस सरकार के द्वारा की जा रही है जिससे कोई नौकरी के पीछे न भागे, वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। तो ऐसे प्रयास इस सरकार के द्वारा किए गए हैं। इससे पहले की सरकार के द्वारा किए गए थे, ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन हाँ इसका परिणाम दिखाई दे रहा है अब। तो इससे लगता है कि हाँ हम धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो हमारा निर्धनता का जो रेट है वो और भी कम होगा, यानी गरीबी में कमी आएगी। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को भी लगातार गतिशील रहने की आवश्यकता है और उसी गतिशीलता से अपनी जो योजनाएं हैं उसको लागू करने की आवश्यकता है, तभी हम इस चुनौती को सामना कर पाएंगे। इस अपने नोट्स के द्वारा मैंने इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया आप लोगों को। इसके साथ साथ मैंने बुक की भी पीडीएफ दी है, इसमें उसका भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इस चैप्टर में मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं, मैं उसको रिपीट करता हूँ। निर्धनता का अर्थ क्या है, निर्धनता के इंडिकेटर्स क्या हैं, निर्धनता का जो कैलकुलेशन है, आकलन है, वो किस किस आधार पर करते हैं हम लोग, किस संगठन के द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है, निर्धनता का जो दर है वो अलग अलग राज्यों में क्या है, कौन सा राज्य सबसे अधिक निर्धनता के अंतर्गत आता है, भारत में निर्धनता के कारण क्या है और इस निर्धनता को दूर करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। ये मुख्य टॉपिक हैं, मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर में। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग इसका सदुपयोग करें अपने भविष्य के निर्माण के लिए और मेरा भी ये प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कुछ नोट्स दे सकूं और आप सभी के भविष्य के निर्माण में कुछ सहयोगी बन सकूं। कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए मुझे परेशान करें और कुछ अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, यदि कोई सुझाव आप लोगों के पास हैं तो वो भी मुझे भेजने का प्रयास करें। फिर अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।